हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। वो दो टॉपिक्स हैं, एक तो हो गया एलोट्रोप्स ऑफ एक तो हो गया एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस और दूसरा हो गया एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। ये आपके स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन है। जैसे मैंने आपको अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई, ग्रुप 15 की पढ़ाई और ग्रुप 16 की पढ़ाई, तो उधर एक चीज़ थी कि एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी में एक था कि मैंने ग्रुप 15 के केस में बोला था कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी। और ग्रुप 16 में मैंने क्या बोला था, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स में वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन अभी इस टॉपिक्स के बारे में चर्चा स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो हमने कल पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था जैसे अटोमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। इससे पहले अटोमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है ना, अटोमिक प्रॉपर्टीज़ की ब्रीफ डिस्कशन हमने कर ली थी। देन उसके बाद आपने देखा था कि उनके ट्रेंड्स देखे थे, जैसे अटोमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारी चीज़ें थी ना, ये सारी की सारी कौन सी अटोमिक प्रॉपर्टीज़ है, ये एटम की प्रॉपर्टीज़ है, ना कि पूरे मॉलिक्यूल, पूरा जो आपको चीज़ दिख रही है उसकी प्रॉपर्टी है। ये उनकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना। जो उनके बड़े बड़े जो आपको एलिमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं, एलिमेंट्स तो आप देख किसको पाते हो, एलिमेंट को देख पाते हो, ठीक है ना। एटम को नहीं देख पाते। ये सारी चीज़ें मैंने एटम, एलिमेंट, ये सारी कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर करी हुई हैं, तो उधर से देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ अटोमिक रेडियस मैंने क्या बोला था, एटम की प्रॉपर्टीज़ है। तो ये क्या बोला था, अटोमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाता है, अक्रॉस द पीरियड कम हो जाता है। और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो फर्स्टली हमने कल कल क्या करा था, हमने एक्सेप्शंस डिस्कस करे थे। मैंने क्या बोला था, एक्सेप्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की क्या है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, तो आपको पता है अगर आपको इधर से इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना अगर मुश्किल हो गया, देन आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो बस यही वाली चीज़ है रिस्पेक्टिव। जैसे ये आता है ग्रुप 15 में, ग्रुप 14 के कंपैरिजन में भी इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और ग्रुप 16 के कंपैरिजन में, जैसे ऑक्सीजन वाली फैमिली, इसके कंपैरिजन में भी इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। अभी देखिए ये एक्सेप्शन केस था, जैसे आपको अक्रॉस द पीरियड क्या हो जानी थी, बढ़नी थी ना। बट अभी देखिए इधर नाइट्रोजन की ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम है, ये क्या हो गई, एक्सेप्शन हो गई। देन आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने क्या बोला था कि जो ग्रुप सेकंड होता है, जैसे उधर कौन से आगे, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें और ये वाली चीज़ें आ गई। तो ये क्या होता है, इनका साइज़ बहुत ही कम क्या होता है, बहुत कम होता है। साइज़ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। साइज़ इनका अगर क्या होगा, कम होगा, देन क्या होगा, देन इधर एक कहानी आती थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इनमें, ठीक है ना। इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना मुश्किल हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना मुश्किल हो जाएगा तो मतलब तो इतनी एनर्जी नहीं निकल पाएगी जितनी निकलनी चाहिए थी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलनी चाहिए, तो एनर्जी नहीं निकलती है, ठीक है ना, इतनी नहीं निकलती है। निकलती तो है बट जितनी निकलनी चाहिए थी उतनी नहीं निकलती है, बिकॉज ऑफ द उसका साइज़ कम है। और ऑर्बिटल्स जो इधर पड़े होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो क्या हो जाता है, आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, थोड़ी कम होती है। मतलब होना क्या चाहिए था आपका, डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था, कम होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, अभी देखिए ऊपर वाला जो है, जैसे इधर होगा फ्लोरीन, इधर क्लोरीन, इसकी क्या हो गई, ज़्यादा नेगेटिव है और इसकी थोड़ी कम नेगेटिव है। देखिए इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी और डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए थी, इसकी कम नेगेटिव, बट ये क्या हो गई, एक्सेप्शन हो गई। देन आप लोगों ने पढ़ा था, देन आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी थी कि उसकी कहानी थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 18 की। ग्रुप 18 में मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना पड़ेगा तो इतना इजीली आप इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। कॉन्फ़िगरेशन अगर उसकी स्टेबल है, देन आप लोगों को पता है जो बंदा स्टेबल होता है वो क्या,
और कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहता अपने आप में, अगर वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहता तो खुद बताइए कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना मुश्किल हो जाएगा, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। होना क्या चाहिए था, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये चीज़ होप समझ आ गई चीज़। देन आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी कि मैंने कल आपको बोला था, जैसे आप लोगों ने कल दिखा था एटॉमिक रेडियस, मैंने बोला था ये 3-4 किस्म के होते हैं। जैसे मैंने बोला था एक होता है कोवलेंट, एक होता है मेटालिक, कोवलेंट होता है, मेटालिक होता है, देन आयोनिक होता है, देन होता है वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस। अभी देखिए कोवलेंट और मेटालिक रेडियस की क्या कहानी है। कोवलेंट जो होता है वो होता है नॉन मेटल्स के केस में। जैसे इधर क्या हो गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, तीन तीन हो गए, ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो भाई ये वाला डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हो ऑक्सीजन के सेंटर से और दूसरे इधर तक, और इसको क्या कर देते हो, हाफ कर देते हो, तो ये क्या हो गया, कोवलेंट रेडियस। और मेटल्स के केस में क्या होता है, जैसे समझो ये सोडियम है, सोडियम का कोई भी एक क्रिस्टल होगा, तो ये सोडियम के एटम्स के बीच का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और उसको हाफ कर देना है, तो वो क्या हो गया, मेटालिक रेडियस हो गया। अभी देखिए ये एक दूसरे के पास है, बॉन्ड है, ये फोर्स है जो नाइट्रोजन को एक साथ रख रही है। तो अभी मैंने क्या बोला था कल आपको, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी मैंने करवाई थी। तो अभी देखिए नोबल गैसेस में क्या होता है, इधर बॉन्ड तो बनाते नहीं है, जैसे He2 ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो इधर क्या होता है, जैसे एक इधर हीलियम होगा और दूसरा इधर हीलियम होगा, इनमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जैसे कल मैंने आपको बताई थी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनको ही आप क्या बोलते हो, वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। और उधर मैंने बताई थी आपको कौन सी, लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। इधर कौन सी होती है, लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस, वो वीक होती हैं बहुत। उधर एक इंस्टेंट पे डाइपोल बनता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो पोलराइजिबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, और ज़्यादा पोल्स बन जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो आपको पता है स्टेट्स मैंने कल आपको लोगों को डिफाइन करी थी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी इधर देखिए, इधर क्या होता है, वंडरवॉल रेडियस होता है। देखिए अभी इधर ऐसे बॉन्ड थोड़ी ना बन रहा है कोवलेंट यार वो वाला, इधर देखिए क्या वंडरवॉल रेडियस होता है। ये वाले डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हो और इसको हाफ कर देते हो, इसको ही आप क्या बोलते हो, वंडरवॉल रेडियस। और ये हमेशा कोवलेंट रेडियस से हमेशा ज़्यादा होता है। तो दैट्स वाई मैंने कल आप लोगों को बोला था कि अगर आपको एटॉमिक रेडियस पूछा हो तो आपने बोलना है ग्रुप 18 का सबसे ज़्यादा है। बट अगर कोवलेंट पूछा हो, कोवलेंट और मेटालिक, देन आप लोगों ने ग्रुप 1 ही लिखना है। होप ये चीज़ क्लियर हो गई। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, सारे रिप्लाई करिए, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे रिप्लाई करिए, ठीक है ना, जल्दी 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 रिप्लाई करिए। देन आप लोगों ने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, मैंने आपको बताई थी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जैसे जैसे साइज़ क्या होता है, बढ़ता जाता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, और आपकी चीज़ सॉलिड में एग्जिस्ट करने लग पड़ती है। तो बस उसी बेसिस पे अपने फिजिकल स्टेट्स वगैरह वो डिफाइन करी थी, डेंसिटी वगैरह डिफाइन करी थी। जैसे फिजिकल स्टेट क्या होता है, ऊपर वालों की क्या होती है, गैस, नीचे आते आते क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। डेंसिटी भी क्या हो जाती है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, बढ़ती जाती है, बिकॉज मैटर वो सॉलिड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। देन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाते हैं, ये वाली चीज़ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। देन आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, कलर पढ़ा था उधर ग्रुप 17 के केस में। ग्रुप 17 के केस में मैंने फ्लोरीन का क्या बताया था, येलो कलर था। क्लोरीन का क्या बताया था मैंने, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो कलर था, ठीक है ना। देन उसका ब्रोमीन का क्या बताया था, रेड कलर बताया था। देन मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, आयोडीन। आयोडीन का सॉरी मैंने आप लोगों को गलत बता दिया था, ठीक है ना। मैंने उधर भी उस टाइम वीडियो में वो बोल रहा था कि मेरे को इधर कन्फ्यूज़न है, ठीक है ना। तो आयोडीन का होता है, मैंने कल आपको बताया था पर्पल, बट पर्पल नहीं होता, होता क्या, वायलेट होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। देन सॉल्युबिलिटी के बारे में मैंने बताया था, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ग्रुप 17 की बताई थी। सॉल्युबिलिटी में क्या बताया था मैंने, सॉल्युबिलिटी में मैंने बताया था कि ये पानी में इतने सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CCl4, ठीक है ना, इधर हाइड्रोकार्बन्स में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो ये वाली चीज़, और एलोट्रॉपी के बारे में बताया था मैंने, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें मैंने आपको सारी की सारी बताई थी, ठीक है ना। और फिर मैंने बताया था हीलियम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका क्या है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, जो कोई 4 केल्विन तक उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो अभी देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ द फॉस्फोरस। एलो एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि इस टॉपिक को सीखने के लिए रेडी हो कि नहीं हो, भाई रेडी हो कि नहीं हो, रिप्लाई करिए।
रिप्लाई करिए भाई, रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। तो सबसे पहले मैं एलोट्रोप्स को डिस्कस करने से पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एलोट्रोप्स एलोट्रोप्स तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि फिजिकल फॉर्म्स में, मोर देन वन फिजिकल फॉर्म्स में जो चीज़ एग्जिस्ट होती है उसको आप क्या बोलते हो, एलोट्रोप्स। जैसे भाई ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं भाई, आधे हो गए क्या, मेल हो गए, आधे क्या हो गए, फीमेल हो गए, और एक और कम्युनिटी होती है जिसको बोलते हो एलजीबीटी कम्युनिटी, लेस्बियन, गे वगैरह, ठीक है ना। वो उनकी क्या होती है, फिजिकल फॉर्म्स होती है। तो ये सारी की सारी फॉर्म में ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो देन अभी देखिए जो वो हैं, मैंने एक और एग्जांपल दी थी आपको कि कार्बन, जैसे अभी केमिस्ट्री में आ जाते हैं, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन में कौन सी फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फलरीन हो गया, ठीक है, बकमिंस्टर फलरीन जिसको आप C60 भी बोलते हो, C60। तो ये वाली चीज़ इन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे ही आपका जो फॉस्फोरस है वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। उसकी भी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं एग्जिस्टेंस की, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फॉस्फोरस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसकी भी और ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं। तो अभी देखिए होती बहुत ज़्यादा हैं, बट हमने पढ़नी है दो तीन ही, ठीक है ना। पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसकी इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे आपने फॉस्फोरस को जब देखा था तो आपको आपने देखा था नेचर में ये कहाँ कहाँ पे अकर करता है, नेचर में वही मैंने आप लोगों को बताया था, ये एपीटाइट मिनरल्स होती हैं, एपीटाइट मिनरल्स होती है। उनका क्या फॉर्मूला होता है, Ca9PO4 6 और डॉट CaX2। ये वाली चीज़ मैंने बताई थी ना। तो ये वाली चीज़ होती है, तो ठीक है ना। ये वाली एपेटाइट क्लास की मिनरल्स होती हैं। तो इधर अगर एक्स क्या होता है, हेलोजन है, इधर आप क्या लगा सकते हो, बाकी पूरा सेम ही। अगर इधर लगा दो क्या, CaF2, और इसको क्या बोल दिया गया, फ्लोरो एपेटाइट। और एक और होता है CaCl2। अगर एक्स की जगह पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, तो उसको आपने बोलना है क्लोर एपेटाइट, ठीक है ना। क्लोर एपेटाइट बोलना है। तो ये मिनरल्स है जो एग्जिस्ट करती है। तो आप लोगों ने देखिए उस दिन आपने वो क्या किया था, जब मैं आपको क्वेश्चन दिया था मैंने अक्रेंस वाला, तो आप लोगों ने उसकी इंट्रोडक्शन कर दी थी भाई, इसमें ग्रुप 15 में ये एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन गैस है, और देन आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दी थी। भाई अक्कर, अक्कर का मतलब क्या होता है, अक्कर का मतलब होता है कि नेचर में वो कहाँ पे अक्कर करता है, तो वो वाली चीज़ बतानी होती है। ऐसा थोड़ी ना कुछ भी बता देना जो आपको आता होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, तो अभी एक और मिनरल होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, फोस्फोराइट, फोस्फोराइट ये भी होती है, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4 2, PO4 2, ठीक है ना। ये होता है फॉस्फोराइट। इस फॉर्म में भी ये फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है नेचर में। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फॉस्फोप्रोटीन होता है, फॉस्फोप्रोटीन होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है, दूध और अंडे में पाया जाता है, मिल्क और एग में पाया जाता है। देन मैंने आप लोगों को बताया था कि बोन्स में भी फॉस्फोरस वगैरह पाया जाता है, ठीक है ना। बोन्स में पाया जाता है, बोन्स में कैल्शियम होता है और फॉस्फेट भी होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ भी बताई थी। तो वो पता कौन सा जो बोन्स में पाया जाता है उसको आप बोलते हो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। ये वाली चीज़ें इतनी क्लियर हुई कि नहीं, अभी हम एलोट्रॉप्स पे नहीं है। मैंने क्या बोला, आपके जो फॉस्फोरस, ये जो मैंने अक्रेंस बताई, जो आपने हमेशा उस दिन क्या किया था, सारे सारे बंदों ने क्या किया था, गलत किया था ये क्वेश्चन, तभी मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो अभी देखिए मैंने क्या बोला, फॉस्फोरस के ऐसा नहीं है यही जो मैं अभी एलोट्रॉप्स लिखूंगा यही है, इसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं। बट क्या ये पेपर, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में बड़ी बार पूछा जाता है, ठीक है ना। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स हैं, जैसे हैं बहुत सारे, बट आपने कौन से पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है वाइट, वाइट फॉस्फोरस, एक पढ़ना है रेड फॉस्फोरस, और एक पढ़ना है ब्लैक फॉस्फोरस। एक वाइट, एक रेड और एक ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है ना। इन तीन एलोट्रॉप्स के बारे में आपने पढ़ना है। देखिए एक कितना है, वाइट है, एक रेड है,
एक ब्लैक है, याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है ना। इमेजेस आप लोग उधर गूगल वगैरह करके देख लेना इनके, ठीक है ना। इमेजेस देख लोगे तो ज़्यादा कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, ठीक है ना। एक वाइट फॉस्फोरस होता है, एक रेड फॉस्फोरस होता है, एक ब्लैक फॉस्फोरस होता है। इतनी चीज़ क्लियर होगी कि नहीं हुई? इतनी चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई, ठीक है ना। इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। एक वाइट है, एक ब्लैक है, एक गोरा है, एक काला है और एक लाल है, ठीक है ना। लाल है, ऐसे समझ लो भाई। देखिए इंसान भी तीन चार किस्म के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है गोरा होता है, एक काला होता है और एक क्या होता है, लाल होता है। जो कि जिसको थोड़ी बहुत वो क्या कर दी, बेइज्जती कर दी हो तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, तो वो भी उसको क्या, लाली, ठीक है ना, लाल। तो ये वाली चीज़ आपने ये तीन याद रख लेनी है, ठीक है ना। फॉस्फोरस की तीन किस्में हैं, ठीक है ना। एक रेड वाइट और एक ब्लैक वाइट और रेड, ठीक है ना। पहले हम बात करते हैं वाइट फॉस्फोरस की। पहले देखिए, ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको कब एलोट्रॉप्स में पढ़ना क्या होता है। एक तो आपने उसकी प्रेपरेशन पढ़नी होती है, ठीक है ना। एक उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती है, ठीक है ना। और एक उसका स्ट्रक्चर देखना होता है। तो बस तीन चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है ना, एलोट्रॉप्स में। एक प्रेपरेशन, एक प्रॉपर्टीज़ और एक स्ट्रक्चर। अभी देखिए प्रेपरेशन में क्या हो जाएगा कि ये वाला फॉस्फोरस जो आपका वाइट है, ब्लैक है, रेड है, ये बनते कैसे हैं, तो इनको इनको बनाने का तरीका देखना है। प्रॉपर्टीज़ में आपने क्या देखना है कि भाई इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम वो जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पीछे देखी ना, एक और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, और इस कोई केमिकल रिएक्शंस जो ये जो करता होगा तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो बस यही वाली चीज़ें आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में करनी होती है। और एक होता है स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, बस तीन चीज़ें आपने गांठ बांध लो कि ये वाली चीज़ें आपने क्या करनी है, तीन चीज़ें करनी है। एक तो करनी है प्रेपरेशन, एक प्रॉपर्टीज़ और एक स्ट्रक्चर। तो बस तीन चीज़ें आप लोगों को करनी है। अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट कर लो इसको कि तीन चीज़ें पढ़नी होती है आपने एलोट्रॉप्स में, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं वाइट फॉस्फोरस की कहानी। नोट करते चलिए, ठीक है ना, अगर आपको नोट करना है तो। देखिए वाइट फॉस्फोरस, तो ये बनता कैसे है। तो मैंने बता दिया कि नेचर में क्या होता है, फॉस्फोरस तीन चार किस्म में पाया जाता है, ठीक है ना। तो अभी देखिए आप फॉस्फोराइट वो ले लिया। फॉस्फोराइट क्या था, Ca3PO4 2, ये ले लिया। और आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, आपने रिएक्शन करनी है SiO2, इसको बोलते हैं सिलिका। सिलिका होता है। और एक कोक, मतलब कार्बन के साथ इसकी रिएक्शन करनी है, ठीक है ना। अभी देखिए बैलेंसिंग मैं इधर करूंगा नहीं, बिकॉज अगर मैं बैलेंसिंग के चक्कर में पड़ गया तो क्या होता है, रिएक्शन तो इधर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना। बिकॉज बैलेंसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो आपको वो बार बार प्रैक्टिस करके वो चीज़ कर लेनी होती है। मैं कभी भी जो रिएक्शंस करवाऊंगा उनको बैलेंस नहीं करूंगा, बिकॉज ये बैलेंस आपको खुद करना होता है, ठीक है ना। अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए कि बैलेंसिंग मैं सिखा दूँ तो मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, बैलेंसिंग। बिकॉज ये आपका छोटी क्लासों का टॉपिक है, उधर आप ये सारी की सारी चीज़ें करते हो, ठीक है ना। मैं इधर सिर्फ बताऊंगा कि चीज़ें क्या क्या होती है और क्या क्या करती है। देखिए इधर फॉस्फोराइट रॉक है और सिलिका है और कोक है, कार्बन है, ठीक है ना। तो इनकी रिएक्शन जब होती है, खुद बताइए अगर ये तीनों चीज़ें रिएक्ट कर रही होंगी तो इन्हीं में से जो ये एलिमेंट्स होंगे इन्हीं में से चीज़ें बनेंगी ना। तो भाई देखिए फर्स्ट जो चीज़ बनती है वो क्या बनती है, कैल्शियम है ना, कैल्शियम है, CaSiO3, CaSiO3, ये वाली चीज़ बन जाती है फर्स्टली, ठीक है ना। एक कैल्शियम इधर से मिल गया, SiO2 इधर से मिल गया, तो ऑक्सीजन वगैरह इधर से मिल गया होगा, तो CaSiO3 बन गया आपका फर्स्ट, ठीक है ना। देन आप लोगों का क्या बना, और क्या बचा भाई, कार्बन है ना, तो इधर ऑक्सीजन वगैरह भी प्रेजेंट है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है। भाई फॉस्फोरस तो अभी तक आपने लगाया ही नहीं है, फॉस्फोरस भी कहीं बनेगा ना, तो भाई लगा दो एक फॉस्फोरस, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ बन जाती है। फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है, पी की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने उधर बताया था आपको कि जब मैं एलिमेंटल स्टेट बता रहा था, तो मैंने क्या बताया था, जितने भी एलिमेंट्स हैं इधर ग्रुप 15 के, तो ये सारे के सारे क्या हैं, पोलीएटॉमिक। तो ये देखिए P4 है, तो ये भी पोलीएटॉमिक हो गया ना। तो बस ये वाली कहानी है, ठीक है ना। तो होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है ना। ये मैंने क्या ली, फॉस्फोराइट रॉक ली, फॉस्फोराइट का मिनरल लिया, और देन उसके मैंने सिलिका के साथ रिएक्शन करवा दी और कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दी। देन मेरा क्या बना, CaSiO3 बना और कार्बन मोनोऑक्साइड बना और P4 बन गया। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताइए भाई, रिस्पॉन्स करिए कि इस रिएक्शन को क्लियर हो गया। बिकॉज इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, आपको कोई डाउट होगा तो मेरे को आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है ना। इसका फॉस्फोराइट है, ठीक है ना, ये सिलिका है, ये कार्बन है, ये फिर बना क्या क्या, आपको फॉस्फोरस बन गया, जो मेन मुद्दे की कहानी है, ठीक है ना। ये तो बनाना ही है, बाकी ये बाई प्रोडक्ट्स बन गए CaSiO3 और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों की बन गई। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, रिस्पॉन्स करिए, यस नो यस नो भाई। मैंने क्या बोला, फर्स्ट चीज़ आपका क्लियर हो गया भाई, प्रेपरेशन बन गई, आपने इसको बनाना सीख लिया, ठीक है ना, बनाना सीख लिया। देन आप लोगों को क्या करना है, जब बनाना सीख लिया देन इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है।
तो भाई प्रॉपर्टीज़ में क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ में बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर क्या देख लो, ये क्या होता है, देखिए वाइट फॉस्फोरस है, नाम क्यों दिया होगा भाई, आपका अगर आप इंसान हो, ठीक है ना, आपको कोई बोले भाई बड़ा गोरा है, तो भाई आप गोरे हो तभी तो आपका नाम दिया ना वाइट फॉस्फोरस। तो भाई बस इधर भी ऐसी कहानी है, ठीक है ना। इधर क्या कहानी है कि जो ये है, ये क्या है, एक ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट आपको पता है कि जिससे आप मतलब ट्रांसपेरेंट की तरह देख भी नहीं पाते और ओपेक की तरह ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। ट्रांसलूसेंट और क्या, वाइट वैक्सी सॉलिड है क्या, ये सॉलिड है बट क्या है, ट्रांसलूसेंट। देखिए ये फिजिकल स्टेट बता रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है ना। वाइट वैक्सी सॉलिड है, सॉलिड है, ट्रांसलूसेंट है, वाइट है और वैक्सी सॉलिड है। देखिए चिट्टा है, वाइट है, ट्रांसलूसेंट है, ये वाली चीज़ याद रखनी है, और वैक्सी सॉलिड है, ठीक है ना, वैक्सी सॉलिड है। और इसकी स्मेल कैसे होती है, एक गार्लिक की तरह, लहसुन की तरह स्मेल होती है, स्मेल भी बता देनी है आपने, ठीक है ना, गार्लिक की तरह स्मेल होती है। जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ इन सभी को नोट कर लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, ट्रांसलूसेंट है, वाइट है, चीटा है, वैक्सी है। वैक्सी आप लोगों को पता है क्या होता है, थोड़ा चिपचिपा जैसा, ठीक है ना, चिपचिपा जैसा, ठीक है ना, वैक्सी। और है क्या, सॉलिड है, और इसकी स्मेल कैसी है, गार्लिक की तरह, ठीक है ना, लहसुन की तरह। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना भाई, क्लियर हुई कि नहीं हुई, रिस्पॉन्स करिए। प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये तो याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। देन आप लोगों को क्या करना है, देन आप लोगों को इसका मेल्टिंग, इसका क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू याद रहेगी तो सही है, नहीं रहेगी तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। इसका 1.8 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ग्राम क्या हो गया, मास, और सीसी क्या हो गया, आपकी वॉल्यूम। इतने 1.8 ग्राम पर सीसी, ये इसकी डेंसिटी है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना, बिकॉज सॉलिड है, आपको पता है कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर से थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा ही होगा। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 और 30 डिग्री इतना तक, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर यही होगा ना भाई, 44 डिग्री। ये क्या होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 287 डिग्री। ये वाली चीज़ आप लोग सारे याद कर लिए, 287, 287, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस। तो ये वाली चीज़ होगी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो मैं आपको चीज़ बता रहे हैं, पहले मैंने क्या बताया भाई, याद रख लीजिए, दिमाग में सोचिए पहले। क्या, एक ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड है जिसकी स्मेल कैसी है, गार्लिक की तरह है। और क्या, उसकी डेंसिटी मैंने आप लोगों को बता दी, और मेल्टिंग पॉइंट बता दी, मैंने बता दी। डेंसिटी कितनी है, 1.8। अभी देखिए डेंसिटी जितनी होगी, मैं थोड़ी ना बता सकता हूँ कि भाई अभी ये इसको क्या समझाऊंगा मैं, ये तो फैक्ट है भाई, याद तो करना ही पड़ेगा। 1.8 ग्राम पर सीसी, ठीक है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैंने बता दिया, ये सॉलिड है तो रूम टेम्परेचर से आपका ज़्यादा ही होना है, तो वो कितना होगा, 44 डिग्री सेल्सियस और 287 डिग्री सेल्सियस। तो अभी देखिए एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये क्या है, एक जहरीला, जहरीला है ये, ठीक है ना, पॉइजनस है ये क्या है, एक पॉइजनस है। ये वाली चीज़ याद रख लीजिए, ये क्या है, पॉइजनस है, ठीक है ना, जहरीला है। अगर आप इसको खाओगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना। इतना भी आप 0 मतलब थोड़ा भी अगर कंज्यूम कर लो ना अगर, तो भाई ये फेटल है। फेटल होता है कि आपको मृत्यु प्राप्त करवाने के लिए काफ़ी है। तो प्लीज़ इसको ट्राई मत करिए, डोंट ट्राई दिस एट द होम और कहीं पे भी, ठीक है ना, स्कूल में जहाँ पे भी मन करेगा आपको दिखेगी फॉस्फोरस की बोतल, तो प्लीज़ उसको खाने की कोशिश मत करिएगा। जिसको अगर मृत्यु से ज़्यादा प्रेम होगा तो प्लीज़ उसको खा लीजिएगा, ठीक है ना, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। अभी देखिए बट आपको, आपकी इतनी कीमती लाइफ है तो उसको भाई मरना थोड़ी ना है भाई, पहले कुछ करके मरना है ना, कुछ कर लो भाई फिर मर जाना, ठीक है ना, पहले यही तो करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो आपने मृत्यु प्राप्त नहीं होनी, आपने क्या करना है, उसको पॉइजनस है वो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। और ये पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज है, सॉल्युबिलिटी देख रहे हो, सॉल्युबिलिटी क्या है, पानी में ये क्या है, पानी में ये घुलता नहीं है, पानी में ये घुलता नहीं है। तो घुलता किसमें, देखिए जैसे मैंने उधर बता रहा था ब्रोमीन और क्लोरीन, वो भी तो पानी में क्या थे, स्पैरिंगली सॉल्यूबल थे, स्लाइटली सॉल्यूबल, बट ये बिल्कुल भी सॉल्यूबल नहीं है। ये किस में पिघलता है, अगर आप इसको पिघलाने की कोशिश करोगे तो आप इसको क्या करते हो, सी कार्बन डाइसल्फाइड एक चीज़ होती है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड में आप ये डाल देते हो, ठीक है ना। उसको फार्मूला होता है CH2, ये कार्बन है और ये क्या सल्फर है, और CH2 ये कार्बन डाइसल्फाइड में ये क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कल भी बताया था आपको कि जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, ये ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन वगैरह जितने भी होते हैं, इनमें कुछ सॉल्वेंट होते हैं, जैसे अल्कोहल वगैरह, ये सॉल्वेंट्स होते हैं। तो भाई ये देखिए, तो ये चीज़ें सारी की सारी आप लोगों को पता चल जानी चाहिए। कार्बन डाइसल्फाइड एक क्या है, सॉल्वेंट है, और उसमें ये पिघल जाता है, पानी में नहीं पिघलता। देखिए जो चीज़ें पानी में नहीं पिघलती वो किस में पिघलेंगी, इसमें पिघलेंगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तो ये वाली चीज़ हो गई।
देन आप लोगों को क्या क्या एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या रात को क्या करता है, रात को पता है क्या करने लगेगा, ग्लो करने लग पड़ेगा। ये रात को ग्लो करता है। देखिए वाइट है तो देखिए वाइट जो चीज़ होगी वो ग्लो करेगी ना। तो भाई ये ग्लो क्यों करती है, इसका ग्लो करने का रीज़न क्या है, बिकॉज मैंने बता दिया फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है P4। तो ये O2 के साथ अगर रिएक्शन कर लेगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर में आपको पता है ऑक्सीजन तो होती ही है, अभी भी जिस रूम में आप प्रेजेंट हो उधर ऑक्सीजन तो होती ही है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, एक कंपाउंड बना देता है, इसका नाम है P4O10। P4O10 बना देता है, जो कि क्या है, P4O10 बना देता है। और क्या, एक येलोइश ग्रीन लाइट की, येलो टाइप की, येलो ग्रीन लाइट आपकी वो निकलने लग पड़ती है। जब ये होता है ना ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है, जैसे आपने बताया ना कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता है जलने लग पड़ता है, ठीक है ना। कार्बन जलने लग पड़ता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लग पड़ती है। ऐसे ही वही फॉस्फोरस होगा, जब आप जलने के लिए क्या चाहिए होता है भाई, ऑक्सीजन ज़रूरी चाहिए होती है ना, ऑक्सीजन जलने के लिए चाहिए होती है। तो देखिए फॉस्फोरस को जब ऑक्सीजन मिल जाएगी तो P4O10 क्या, कंबशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, P4O10 बन गया। तो इसकी क्या है, येलोइश ग्रीन लाइट निकलती है, इधर से येलोइश ग्रीन लाइट आपकी निकलती है। और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी प्रोसेस को आप बोलते हो फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस, ये वाली चीज़, जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये वाली चीज़ आप नोट कर लीजिए, बिकॉज ये रात को क्या है, चमकता क्यों है, बिकॉज इसमें क्या है, फॉस्फोरस है। वो फॉस्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देगा तो P4O10 बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्रीनिश येलोइश ग्रीन लाइट से वो चमकने लग पड़ेगा। उसको आप क्या बोलते हो, फॉस्फोरेसेंस, प्रोसेस को भी बोलते हो आप फॉस्फोरेसेंस, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई भाई। अगर आपने, यही मैंने चीज़ बता दी, अगर आपने ऐसे रखा होगा इसको एटमॉस्फेयर में, तो भाई ये थोड़ी देर बाद येलो कलर का हो जाएगा, इसलिए आप कभी कभी इसको येलो फॉस्फोरस भी बोलते हो, ठीक है ना। वाइट फॉस्फोरस आपने ऐसा रखा होगा ना, अभी देखिए आपका जो लैब होगा, लैब में एक बॉटल होगी, ठीक है ना, बॉटल होगी ना, इधर आपने वाइट फॉस्फोरस रखा होगा, उसको आपने एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो भाई वो क्या हो जाएगा, वो येलो कलर का हो जाएगा थोड़ी देर बाद। दैट्स वाई आप इसको येलो फॉस्फोरस भी बोलते हो। ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बताई, तो ये वाली चीज़ अभी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। और एक चीज़, रिएक्शन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन कर लीजिए, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन में क्या है, जैसे फॉस्फोरस होगा ना, उसको आप NaOH के साथ रिएक्शन करोगे, NaOH के साथ रिएक्शन करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे, और पानी डालोगे, ठीक है ना। ये पानी तो होता ही है भाई, कोई भी चीज़ आपको पिघलानी हो तो पानी में ही डालते हो, ठीक है ना। पानी डाल दिया आपने और NaOH डाल दिया, तो क्या चीज़ बनती है, एक इधर से देखो फॉस्फोरस है ना, और हाइड्रोजन भी है इधर, तो इधर से निकल जाती है आपकी एक PH3, इसको बोलते हो फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन गैस। और एक और चीज़ बन जाती है, अभी देखिए बचा क्या क्या, सोडियम बचा और ऑक्सीजन बचा, ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन बचा, और भी ऑक्सीजन होंगे, तो ये वाली चीज़ें बच गई। तो क्या एक ऐसा कंपाउंड बन जाता है जिसको आप बोलते हो NaH2PO2। इसका नाम क्या है, ये बहुत ज़्यादा, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए भाई इसको, ठीक है ना। P4 जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है, और पानी भी होता है, पानी तो होता ही है भाई, पिघलाने के लिए आपको पानी चाहिए होता है, तो उधर से आपको P होगा और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर देगा, PH3 बन जाएगा। और अभी देखिए NaH, अभी देखिए इधर सोडियम है, सोडियम बचा ना, और एक H बचा, और फॉस्फोरस भी बचा, ऑक्सीजन भी बचा, तो उधर से बन जाता है NaH2PO2। उसको आप क्या बोलते हो, सोडियम, इसको आप बोलते हो सोडियम, नाम लिख लीजिए, आगे लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। इसको आप नाम बोलते हो क्या, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। याद तो रखना, नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, बिकॉज और कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, ठीक है ना। नाम तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड नाम है उसका, ठीक है ना। उसका क्या, किसका नाम है, NaH2PO2। तो ये क्या है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है ना, हाइपोफॉस्फाइड। अभी देखिए कोई कोई बंदे पता क्या होते हैं, रिएक्शन, जैसे कोई चीज़ रिएक्शन में आपको दिख भी नहीं रही, उसको भी लिख लेते हैं कि हाँ भाई ये भी चीज़ इधर हुई होगी, ये भी चीज़ इधर हुई होगी। ऐसा नहीं होता, आपको जो रिएक्टेंट्स दिख रही है उन्हीं से प्रोडक्ट बनेगा, जो आप जुड़ेंगी चीज़ें वही तो प्रोडक्ट बनाएंगी भाई, ऐसी चीज़ होती है, ठीक है ना। तो ऐसे कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो चीज़ आपको रिएक्टेंट में दिख भी नहीं रही वो भी चीज़ लिख लेते हैं, भाई वो आई कहाँ से, अगर डाली ही नहीं आपको तो आएगी कहाँ से वो, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। रिएक्शन मैंने बता दिया आपको, तो इधर से ये वाली चीज़ हो गई। और देखिए ये क्या है, एक फॉस्फोरस है, इसका ये क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। पहले 2-3 रिएक्शन बची हैं वो बता देता हूँ, ठीक है ना।
रिएक्शन क्या होगी, जैसे ये नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल कौन से हो गए, जैसे क्लोरीन हो गया, ठीक है ना, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, इनके साथ रिएक्शन कर देता है, ठीक है ना। नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्शंस करेगा, जैसे फॉस्फोरस हो गया, Cl2 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो इधर से क्या PCl3 बन सकता है। और कभी कभी ज़्यादा अगर ले लिया आपने, Cl अगर ज़्यादा ले लिया, जैसे इधर कुछ मैं इधर लिखूंगा नहीं, कोई समझो 10 मॉलिक्यूल्स ले लिए Cl2 के, तो इधर से PCl बन जाएगा। इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ना है, तभी मैं इधर ये रिएक्शन करवा रहा हूँ। PCl3 और PCl5 आपका सिलेबस का टॉपिक है। तो ये वाली चीज़, अगर फॉस्फोरस को मैं सल्फर के साथ रिएक्शन कर देता हूँ तो क्या बन जाता है P4S3, तो ऐसी वाली चीज़ें बन जाती हैं। तो ये वाली रिएक्शंस आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फॉस्फोरस है, P4 होगा, P4 है ना, P4 की वाइट फॉस्फोरस क्या है, वाइट फॉस्फोरस जब Cl के साथ Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, और जब Cl2 के साथ PCl3 बन जाएगा, और ज़्यादा जब Cl2 ले लोगे तो PCl5 बन जाएगा। तो ये वाली जब सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका P4S3 बन जाएगा, फॉस्फोरस का सल्फाइड बन जाएगा। तो अभी जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे P4 है और मेटल के साथ रिएक्शन कर गया Mg, तो इधर से क्या बन जाएगा Mg3P2, Mg3P2, और P4 जब सोडियम के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो क्या बन जाएगा Na3P। अभी देखिए ये क्यों बना, अभी देखिए इधर 3 क्यों लगा, बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, फॉस्फोरस का होता है P का होता है -3, तो ये इसके चरणों में आ गया, मैग्नीशियम के चरणों में। अगर मैग्नीशियम के होता है +2 तो वो उसके चरणों में, तो ये वाली चीज़। सोडियम के क्या होता है +1, तो ये सोडियम का उसके चरणों में, और फॉस्फोरस का 3 होता है वो उसके चरणों में। तो ये वाली चीज़, होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है ना। अभी देखिए एक और रिएक्शन है, वो मैं आपको बाद में ही करवाऊंगा, वो बाद में आपको समझ आएगी जब मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की प्रॉपर्टी करवाऊंगा। तो इसको बस नोट कर लीजिएगा अभी के लिए, बट याद रखने की अभी तक ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये टाइम आने में आपको सारी चीज़ें पता लग जानी है। तो बस अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक है ना। उसको मैं जो आपको नोट्स दूंगा उधर से सिर्फ नोट करनी है, आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी ये रिएक्शन आप लोगों को इतनी समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अभी देखिए जो मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, स्ट्रक्चर क्या होता है ना, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये फॉस्फोरस हो गया, 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 ये फॉस्फोरस हो गया। अभी देखिए 2 बॉन्ड बनाता है फॉस्फोरस की, कितने बॉन्ड बना सकता है, इसका ऑक्सीडेशन से ये 5 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है भाई। इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होती है NS2 NP3, तो 5 है ना इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो भाई देखिए 1 2 तो बॉन्ड बन गए, 1 3, ये 3 बॉन्ड बना, हर एक फॉस्फोरस ने क्या बने 3 बॉन्ड बना देना, 1 2 3 बॉन्ड, इधर भी बने 3 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, वो लोन पेयर की तरह इधर पड़े रहेंगे, ठीक है ना, लोन पेयर की तरह वो पड़े रहेंगे। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अभी देखिए शेप क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप है, इसका एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री, बट क्या हो गया 60 डिग्री हो गया भाई, इसको घुटन हो रही होगी। अभी देखिए ये चीज़ याद रखिए, जब भी क्या हो जाएगी एंगल, देखिए टेट्राहेड्रल शेप है इसकी, टेट्राहेड्रल शेप है, बट एंगल कितना हो गया 60 डिग्री का हो गया। जब आप देखिए स्ट्रक्चर देख रहे हो, 60 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री एंगल है इसका, ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ 60 डिग्री एंगल है। तो भाई देखिए जब आप लोगों को एक खुली जगह मिली है, 109 डिग्री मिला है, खुली जगह मिली है, और एक बार आपको कि एक छोटे से कमरे में रख दिया भाई, बंदे को रख दिया एक छोटे से कमरे में, तो मेरे को एक चीज़ बताइए, बंदा भाई खुश कहाँ पे होगा, बड़े कमरे में खुश होगा कि छोटे कमरे में खुश होगा। भाई देखिए अभी फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना चल रहा है, पहले बंदा क्या पूरा हर एक जगह पे घूमता था, अभी देखिए बेचारे एक रूम में, जिसको बंदे को कोरोना हो जाता है वो एक रूम में क्या बैठा रहता है, तो उसको क्या हो जाता है, वो बंदा बेचारा क्या होता है, बड़ा बहुत दुखी हो जाता है। जब वो दुखी हो जाता है देन आप लोगों को पता है, मतलब पहले देखिए उसको पूरी जगह मिल रही थी, पूरी घूम रहा था, तो समझो एंगल क्या था, बड़ा था, बट जब उसको एक रूम में रख लिया तो वो क्या हो गया, उसका एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया। बस ऐसा ही सीन इधर है, तो इधर क्या हो गया 60 डिग्री, पहले उसका टेट्राहेड्रल जब था शेप थी तो उसकी 109 डिग्री तक एंगल था, इतनी स्पेस में वो घूम रहा था, तो अभी कहाँ पे, अभी 60 डिग्री तक घूम रहा है। तो भाई देखिए क्या हो जाएगा, अनस्टेबल नहीं हो जाएगा, लगता है कि ये अनस्टेबल हो जाएगा, हाँ भाई ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाता है, अनस्टेबल जब ये हो जाता है तो ये क्या करता है, आपको खुद पता है, जो चीज़ अनस्टेबल है वो क्या होता है, वो किसी न किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करता है, किसी न किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करता है। जैसे अभी फॉस्फोरस है, P4 है, ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इसको जैसे ही मिल जाए तो ये क्या बताता है P4
O10 बना देता है। वो देखो वो रात वाली रिएक्शन हमने पढ़ी थी, वो ग्लो करता है ग्रीनिश येलोइश ग्रीन लाइट के साथ। बट अभी मैं ये बता रहा हूँ कि अभी देखिए दिन में रखा होगा फॉस्फोरस, तो ये क्या बन जाएगा P4O10। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये चीज़ बन जाती है तो कुछ आग जैसी लग जाती है, आग लग जाती है, ये फायर कैच कर लेता है, ठीक है ना, आग लग जाती है। देखिए आप पटाखों वगैरह में ये यूज़ होता है, फॉस्फोरस वगैरह भी यूज़ होता है, जो आपके क्रैकर्स यूज़ करते हो फायर क्रैकर्स, उधर भी ये फॉस्फोरस वगैरह यूज़ होते हैं, बिकॉज वो फटाफट आग वो कर लेते हैं। जैसे ही आपने देखो थोड़ी आग लगाई तो भाई क्या हो गया, धमाका हो गया, बिकॉज इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, इग्निशन टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए 30 डिग्री सेल्सियस, अभी तो कोई 35 तक होगा, ठीक है ना, अभी जो आपका टेम्परेचर चल रहा है वो होगा 35 डिग्री तक। आपने देखिए अभी इस टेम्परेचर पे फटाफट इसको आग लग जाएगी भाई, इसने रेडली कैच फायर को कैच करना है। इसलिए आप क्या करते हो, फॉस्फोरस को किस में स्टोर करके रखते हो, पानी में, पानी में स्टोर करके रखते हो, ताकि ये फटाफट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके P4O10 बना के फायर कैच ना कर जाए। तो ये वाली चीज़ हो गई। होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, दोबारा रिप्लाई करिए कि चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी रिप्लाई करिए। ओके तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी हम देखते हैं, ये वाली कहानी इसकी ख़त्म हो गई। तो अभी हम कहानी करते हैं रेड फॉस्फोरस की। रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस का सबसे पहले मैं बताता हूँ आपका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। रेड फॉस्फोरस में क्या होता है, जैसे आपको पता है P4 है, P4 है ना, टेट्राहेड्रल यूनिट है, ये वाली एक और इधर यूनिट होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, इधर ऐसा होगा, इधर भी फॉस्फोरस होगा, इधर भी फॉस्फोरस होगा, और इधर ये बॉन्ड होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा फॉस्फोरस, और इधर भी होगा, ऐसा ऐसा होगा ना। अभी देखिए इधर बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 3-3 बॉन्ड बन रहे हैं ना हर एक जगह पे। तो आप क्या कर दो, एक चीज़ देखने की कोशिश करो, एक चीज़ इमेजिन करने की कोशिश करो, अगर ये जो बीच वाला बॉन्ड है, ये जो बीच वाला बॉन्ड है, ये जो बीच वाला बॉन्ड है, अगर आप लोग इसको क्या कर दोगे, अगर आप इसको क्या कर दोगे, तोड़ दोगे, तो अभी फॉस्फोरस के बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 ही बने ना, एक ये वाला, एक ये वाला ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ये भी तोड़ दो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये भी तोड़ दो, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला। देखिए फॉस्फोरस के 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक लोन पेयर पड़ा हुआ है उसके पास। तो भाई एक वो क्या, एक वो बॉन्ड जो आपका उसका इसकी एक जो खाली हो रहा है, तो वो क्या करेगा, तो इसमें क्या होता है, रेड फॉस्फोरस में क्या होता है, इसमें जो आपका खाली हो गया ना बॉन्ड, वो ऐसे चेन टाइप स्ट्रक्चर में रहता है, ये फॉस्फोरस। तो ये इसके साथ जो बॉन्ड इधर से टूटा था ना बीच से, तो वो क्या हो जाएगा, वो इधर बन जाएगा, ये वाली चीज़, ये इधर से बन जाएगा, तो इधर भी बॉन्ड बना होगा, तो ये वाली चीज़, ये इधर बॉन्ड बना, देखो बीच से बॉन्ड टूटा ना, इधर से बॉन्ड टूटा, इधर से बॉन्ड टूटा, तो बन कहाँ गया, एक इधर बना और एक इधर बना, आगे भी चेंज होंगी, इधर बॉन्ड बना, इधर से टूटा था ना, एक टूटा था ना, तो दोनों फॉस्फोरस के साथ जुड़ा था ना, तो इसको भी बॉन्ड बनना है, तो ये वाला बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड बन गया, तो एक चेन टाइप स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। इसको आप बोलते हो रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर ये होता है, ऐसे चेन टाइप स्ट्रक्चर होता है। जब P4 यूनिट्स जो आपकी टेट्राहेड्रल यूनिट्स है, वो चेन टाइप स्ट्रक्चर में अगर वो क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करे, तो उसको आप क्या बोलते हो, रेड फॉस्फोरस। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेने, पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर ही करवाया, ठीक है ना। तो अभी भाई बनता कैसे है, ये बनता कैसे आपको खुद पता है, बनाना कैसे आपको, इसमें क्या करना पड़ता है आपको, इसमें आप लोगों को वाइट फॉस्फोरस लेना है। वाइट फॉस्फोरस को आपको पता है, अगर क्या करोगे, एटमॉस्फेयर अगर ऑक्सीजन का दोगे तो उसके साथ रिएक्शन करके P4O10 बना देता है वो, तो ये वाली चीज़ तो अब आग लग जाती है। तो ये वाली चीज़ तो आपको क्लियर है। तो आपको एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वाइट फॉस्फोरस लेना है, और एटमॉस्फेयर किसका लेना है, एटमॉस्फेयर किसी और का लेना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर ले लिया, या कोल गैस का एटमॉस्फेयर ले लिया। अभी आप बोलोगे कोल गैस क्या होती है, कोल गैस बेटा जैसे मीथेन वगैरह होगी, हाइड्रोजन वगैरह होंगी, तो ये 2-3 चीज़ें जब प्रेजेंट होंगी तो उधर के उसको आप क्या बोलते हो, कोल गैस बोलते हो, ठीक है ना। गैस, कोल गैस, जैसे मीथेन वगैरह होगी, तो उसको क्या करोगे, जब आप लोग क्या करोगे, हीट करोगे, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 573
573 केल्विन पे अगर आप लोग जब हीट करोगे वाइट फॉस्फोरस को तो आपका क्या बन जाता है, रेड फॉस्फोरस। बट आपको देखिए ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर नहीं रखना है। अगर आप लोगों ने ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर रख लिया तो आपका क्या हो जाता है, आपका काम खराब हो जाता है। आपका काम खराब क्यों हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है फॉस्फोरस का, 30 डिग्री सेल्सियस है। 30 डिग्री सेल्सियस है तो वो आग पकड़ लेगा, ठीक है ना, उधर, ठीक है ना, आग पकड़ लेगा। आग पकड़ लेगा तो आपका P4O10 बनेगा, तो वाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस कैसे बनेगा, तो आपको एटमॉस्फेयर में चेंजिंग कर लेनी है। उधर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर हो गया या कोल गैस का एटमॉस्फेयर हो गया। और कभी कभी एक और तरीका है उसको बनाने का, वो क्या है, आप क्या कर देते हो, आयोडीन के क्रिस्टल, आयोडीन के क्या, आयोडीन का कैटलिस्ट ले लेते हो, क्या आयोडीन का कैटलिस्ट ले लेते हो और प्रेशर वगैरह लगाते हो और मतलब बट ईयर को निकाल देते हो। उधर कैटलिस्ट क्या निकाल देते हो, कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है ना, कैटलिस्ट आयोडीन का कैटलिस्ट होता है, आयोडीन का कैटलिस्ट होता है। और क्या करते हो आप, आयोडीन का कैटलिस्ट करते हो और ईयर को एब्सेंस कर देते हो, एब्सेंस ऑफ ईयर। देखिए आपको खुद पता है वाइट फॉस्फोरस को आप हीट करोगे इन द आयोडीन के कैटलिस्ट में, आयोडीन का कैटलिस्ट भी लगाओगे और ईयर को क्या कर देना है, आपने एब्सेंस कर देना है। और आपको पता है वो प्रेशर क्या हाई लगा कर देना है और टेम्परेचर देना है 250 डिग्री सेल्सियस तक, तो आपका क्या बन जाएगा, रेड फॉस्फोरस आपका बन जाएगा। तो ये दो तरीके हो गए, याद रख लीजिए क्या क्या क्या। फर्स्ट जो मैंने बता दिया कि आपने वाइट फॉस्फोरस को हीट करना है कहाँ पे, 573 केल्विन पे हीट करना है और एटमॉस्फेयर आपको किसका लेना है, कोल गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। बिकॉज ईयर का ऑक्सीजन इसलिए नहीं लेनी बिकॉज ऑक्सीजन के साथ वो फॉस्फोरस रिएक्ट करके वो बना देगा, ठीक है ना, आपको पता है क्या बना देगा, P4O10। तो देन आप लोगों ने, मैंने क्या बता दिया कि जो आपका दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो, व्हाइट फॉस्फोरस को आप क्या करोगे, हीट करोगे 250 डिग्री सेल्सियस पे, उधर केल्विन था इधर आप वो कर सकते हो, इतना वही हो गया, उतना ही हो गया, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट। तो आपको क्या करना है, आयोडीन का कैटलिस्ट लेना है और प्रेशर हाई करना है और आपका ये चीज़ बन जाएगी। बट ईयर को एब्सेंस कर देना है, मुद्दे की चीज़ है, ईयर को एब्सेंस करना चाहिए, ठीक है ना, एब्सेंस कर देना है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए इसका क्या क्या कलर है, इसका जो कलर है, पहले अभी प्रॉपर्टीज़ पे बात आई, मैंने रिएक्शन आपको प्रेपरेशन बता दी, प्रेपरेशन बता दी और क्या बता दी मैंने आपको, स्ट्रक्चर बता दिया, प्रेपरेशन बता दी और स्ट्रक्चर बता दिया। तो अभी देखिए एक और चीज़ हो गया, जो देखिए वाइट फॉस्फोरस की जो प्रॉपर्टीज़ थी ना, वाइट फॉस्फोरस की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो इसकी नहीं होंगी, ठीक है ना। जैसे उधर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, मैंने क्या बोला था, वो पॉइजनस है, ठीक है ना, वो रिएक्टिव है, रात को ग्लो करता है, ठीक है ना, मैंने क्या क्या बोला था, वो पॉइजनस है, रात को ग्लो करता था, ठीक है ना, रात को ग्लो करता था और पॉइजनस है, रात को ग्लो करता था और उसकी क्या है, रिएक्टिव ठीक ठाक है, ठीक है ना, पॉइजनस है, रात को ग्लो करता था, रिएक्टिव ठीक ठाक है और फायर कैच कर लेता है फटाफट, फटाफट फायर कैच कर लेता है बिकॉज उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाली चीज़ है। बट इधर ऐसा कुछ नहीं है, जो उसकी ये वो वाली प्रॉपर्टीज़ है ना, तो ये वाली आपने बोल देनी है, उसकी अपोजिट बोल देनी है। जैसे पॉइजनस नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है और इतनी जल्दी फायर कैच भी नहीं करता, ठीक है ना, इतनी जल्दी फायर कैच भी नहीं करता बिकॉज इसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है, इग्निशन टेम्परेचर इसका है 260 डिग्री सेल्सियस। तो बस जो उसकी अपोजिट प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आप लोगों ने इधर कर देनी है। और एक और चीज़, उसकी सॉल्युबिलिटी आपने देखी थी, वाटर में वो क्या है, सॉल्यूबल है, वाटर में क्या है, सॉल्यूबल है, ठीक है ना, वाटर में सॉरी इनसॉल्यूबल है और कार्बन डाइसल्फाइड में वो क्या है, सॉल्यूबल है, ठीक है ना, वाटर में इनसॉल्यूबल है और कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है, वो वाटर में इनसॉल्यूबल है और कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है, सॉल्यूबल है, ठीक है ना। तो बट ये वाली जो चीज़ है, जो आपका देखिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, P4 ऐसे ऐसे यूनिट्स प्रेजेंट है, इतनी चेन टाइप स्ट्रक्चर है, तो इतनी बड़ी चीज़ भाई सॉल्यूबल नहीं होगी। ये ना तो पानी में सॉल्यूबल है और ना तो कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्यूबल है। तो ये वाली चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। और आपका एक बड़ा सा पॉलीमेरिक टाइप स्ट्रक्चर ये होता है। तो इसका एक कलर कैसा होता है, इसका होता है आयरन की तरह ग्रे कलर होता है। आयरन का क्या होता है, ग्रे कलर होता है। जब आप लोग देखोगे आयरन के ओर्स को तो उधर क्या होता है, ग्रे कलर जैसा होता है। तो इसका भी ग्रे टाइप कलर होता है और इसकी डेंसिटी होती है 2.2 ग्राम पर सीसी। तो बस ये वाली प्रॉपर्टीज है। तो आप लोग ये याद कर लीजिए क्या क्या याद रखना है। जैसे उसकी अपोजिट प्रॉपर्टीज होगी, दिस इज नॉन पॉइजनस और ओडोरलेस होती है, इसकी कोई खुशबू नहीं होती है, ठीक है ना। ओडोरलेस होती है। और आपका क्या हो गया, जैसे उसकी जो अपोजिट प्रॉपर्टी है भाई, वो क्या था, पॉइजनस था, वो क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव था, ये लेस रिएक्टिव, ये नॉन पॉइजनस है, ठीक है ना। तो फिर मैंने क्या बताया, रात को ग्लो करता था, ये रात को ग्लो नहीं करता है और ये फायर कैच आसानी से नहीं करता है, वो आसानी से फायर कैच कर लेता है। क्यों, बिकॉज भाई उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, 30 है और इसका कितना 260 डिग्री सेल्सियस। तो बस ये वाली चीज़ हो गई। होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। देन अभी बात आती है ब्लैक फॉस्फोरस की। थर्ड वाला जो आ गया एलोट्रोप, वो आ गया आपका ब्लैक फॉस्फोरस।
तो ब्लैक फॉस्फोरस को बताने से पहले बेटा ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो हो गया इसका अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, और एक हो गया बीटा ब्लैक। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने पहले इसकी प्रेपरेशन देखनी है, ठीक है ना, प्रेपरेशन देखनी है। अल्फा ब्लैक कहाँ से बनता है? अल्फा ब्लैक बनता है, ये वाली चीज़ याद रख लीजिए, ये बनता है कहाँ से? रेड फॉस्फोरस से। और बीटा ब्लैक कहाँ से बनता है? वाइट फॉस्फोरस से। ये वाली चीज़ आपको लोगों को क्लियर हुई कि ये वाला बनता है रेड फॉस्फोरस से और ये वाला बनता है बीटा ब्लैक आपका वाइट फॉस्फोरस से, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए इधर भी कुछ ऐसा ही करना पड़ता है आपको। एटमॉस्फेयर आपको क्या ऑक्सीजन के कंटेक्ट में नहीं आना चाहिए। जब ये चीज़ बनानी है तो आपका ऑक्सीजन वाइट फॉस्फोरस से जब ये बनानी पड़ेगी तो आपका ऑक्सीजन के कंटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो जैसे रेड फॉस्फोरस आपको पता है पॉलीमेरिक टाइप स्ट्रक्चर है, पॉलीमर टाइप स्ट्रक्चर है ना, पॉलीमर टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, पॉलीमर टाइप स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या कर दिया, अगर इसको क्या कर दिया आपने, हीट कर लिया, इसको इंसुलेट, मतलब आपको वो क्या करना है, एक कोई ट्यूब होगी, कोई बड़ी सी ट्यूब होगी, उसमें डाल देना फॉस्फोरस को, उसको ईयर से कांटेक्ट में नहीं आने देना, ईयर के कांटेक्ट में नहीं आना, इंसुलेटेड ट्यूब बोलते हो, ठीक है ना। एक ट्यूब है जिसमें ईयर नहीं है, ठीक है ना, और उसको कितने डिग्री पे सेल्सियस पे, 803 डिग्री केल्विन पे हीट करना है, और आपका क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस अल्फा ब्लैक बन जाएगा। रेड फॉस्फोरस को हीट करना है और आपको कहाँ पे एक ट्यूब लेनी है जो कि इंसुलेटेड है, जिसमें एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, और आपको कितने, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा टेम्परेचर है, 803 केल्विन, मतलब वही 550 तक हो गया, ठीक है ना, 550 तक, ऐसे अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं, 550 तक आपका टेम्परेचर हो गया, 550 डिग्री सेल्सियस तक। तो फिर आपका क्या बन जाएगा, रेड फॉस्फोरस से क्या बन जाएगा, अल्फा ब्लैक बन जाएगा। तो बस इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका बस स्ट्रक्चर याद रख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या है इसका क्या होता है, एक तो ये होता है ओपेक होता है, जैसे मैंने फर्स्ट वाला क्या बताया था, वाइट क्या बोला था, ट्रांसलूसेंट बताया था, ये क्या होता है, ओपेक होता है, और इसके क्या होते हैं, मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं। इसकी थोड़ा कम्प्लेक्स शेप है, तो मैं इसकी ये बता नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो बस आपको सिर्फ पेपर में लिख देनी है, मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल शेप है ये वाला। प्लीज़ आप लोग गूगल पे देखनी है मोनोक्लिनिक शेप कैसी होती है और रोम्बोहेड्रल शेप कैसी होती है, ठीक है ना। प्लीज़ इसको गूगल करिए, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये भी कोई शेप्स होती हैं, ठीक है ना। जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल 7 टाइप के होते हैं। ये आपको सॉलिड स्टेट जब आप पढ़ोगे ना, तब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाना कि क्रिस्टल 7 टाइप के कैसे होते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल मतलब सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उसकी 7 फॉर्म्स होती है, क्यूबिक होती है, टेट्रागोनल होती है, क्यूबिक होती है, टेट्रागोनल होती है, ऑर्थोरोम्बिक होती है, मोनोक्लिनिक होती है, ट्राइक्लिनिक होती है, ठीक है ना। तो ये टेट्रागोनल होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो ये 7 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि पॉसिबल हैं, ठीक है ना। जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके 7 टाइप के क्रिस्टल्स पॉसिबल हैं। जैसे तो ये वाली चीज़ एक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल, ये क्या है, इसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये वाली प्लीज़ ये चीज़ याद कर लीजिए, बिकॉज ये वाला गूगल करके देखना प्लीज़, मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल, आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ईयर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, बिकॉज इसका थोड़ा स्ट्रक्चर क्या हो गया, कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर हो गया। तो भाई देखिए, जब बंदा क्या हो जाए, अभी देखिए एक चीज़ हो गई, जैसे जितना मॉलिक्यूल का साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो भाई उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाती है। जैसे भाई कोई एक गरीब आदमी उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो बेचारा छोटा है, जैसे P4 है, ये समझो गरीब है भाई, ये अकेला है, देखो कितना छोटा है, तो इसको बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मतलब इसको बड़ी ज़्यादा रिएक्शंस वगैरह करनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी इसकी तगड़ी है। बट जो बंदा क्या है, बड़ा है भाई, जैसे P4 आपका, जैसे आपका रेड फॉस्फोरस क्या हो गया, वो पॉलीमेरिक टाइप स्ट्रक्चर है, थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर है, तो वो रिएक्टिविटी इतनी नहीं दिखाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए ये उससे भी बड़ा स्ट्रक्चर है, तो ये रिएक्टिविटी इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखाएगा, बिकॉज भाई अभी देखिए अंबानी है, कितना अमीर है, उसको रिएक्टिविटी इतनी थोड़ी ना भाई, इतना वो थोड़ी ना, वो भाई अपना मज़े ले रहा है, एक रूम भी उसका इतना तगड़ा है, ठीक है ना। रूम क्या, हर एक चीज़ उसकी तगड़ी है भाई। ये वाली तो ऐसे हो गया, हर एक चीज़ उसकी तगड़ी है, उसको हर एक सुविधा है, तो उसको इतनी रिएक्टिविटी शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही चीज़ है, जितना बंदा बड़ा हो जाए ना, तो उसकी रिएक्टिविटी इतनी ही कम हो जाती है। तो बस ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल थी याद करवाने के लिए, ठीक है ना। तो बस ये क्या होता है, ईयर के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, जैसे उसने भी करी थी और रेड ने नहीं करी थी, बिकॉज वो थोड़ा बड़ा हो गया था, उसने ऑक्सीडेशन नहीं करी थी, वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। और ये क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा, अल्फा फॉस्फोरस, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
ये वाली चीज़। देन आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ब्लैक फॉस्फोरस कैसे बनता है। ब्लैक फॉस्फोरस आपका कैसे बनता है कि आप लेते हो वाइट फॉस्फोरस लेते हो और उसको क्या करते हो, एक बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाते हो और ईयर की तो भाई प्रेजेंस चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। ईयर प्रेजेंट हो तो P4O10 बन जाएगा, ठीक है ना। तो हाई प्रेशर लगाते हो और टेम्परेचर रख देते हो 473 केल्विन। 473 केल्विन तो आपका क्या आता है फॉस्फोरस ब्लैक, फॉस्फोरस बीटा ब्लैक। कौन सा बीटा ब्लैक, ये कौन सा हो जाता है फॉस्फोरस बीटा ब्लैक। तो ये वाली चीज़ हो गई, बीटा ब्लैक स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी देखिए ये भी बड़ा स्ट्रक्चर है, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। इसको इसमें आप क्या करते हो, ईयर की तो प्रेजेंस चाहिए नहीं, ठीक है ना। आप क्या करते हो, वाइट फॉस्फोरस को हीट करते हो, हाई प्रेशर भी लगाते हो और हीट करते हो, तो आपका क्या बन जाता है ब्लैक फॉस्फोरस। अभी देखिए एक चीज़ इधर देखिए, वाइट फॉस्फोरस है, उसको आप तगड़ा प्रेशर दे रहे हो, उसको दबाते जा रहे हो, मॉलिक्यूल्स देखिए एक दूसरे के पास आ जाएंगे ना। ये वाली चीज़ तो आपको ऑब्वियसली क्लियर है ना। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे। तो अभी देखो एक तरीके से आप हीट भी दे रहे हो, तो भाई उसमें कुछ बहुत ही खतरनाक कार्रवाइयाँ हो जानी है। 473 केल्विन मतलब 200 डिग्री, अब पानी उबलने लगता है 100 पे, तो खुद देखिए 200 उसका डबल। तो कुछ ऐसी कार्रवाई हो रही होंगी उसके बीच में। तो भाई उससे क्या हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, लेयर स्ट्रक्चर। देखिए जो लेयर टाइप स्ट्रक्चर, जैसे आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे ये आपको याद कैसे करना है, याद आपको ऐसे करना है, याद आपको ये ऐसे करना है कि मॉलिक्यूल प्रेशर आप हाई लगा रहे हो ना, जब ये बना रहे हो, प्रेशर जब आप हाई लगा रहे हो, जब 473 केल्विन आप लगा रहे हो टेम्परेचर, तो उधर से क्या हो जाएगा आपका लेयर टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे ये हो गया फॉस्फोरस, सॉरी आपको हेक्सागन जैसे बनाना है, ये वाली चीज़। सॉरी मैं फिर से मैंने गलत बना दी। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, ये फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस, इधर भी फॉस्फोरस, इधर फॉस्फोरस, इधर फॉस्फोरस। 6 हैं भाई, ये 6 हैं ये, ठीक है ना। तो देखिए हर एक फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है। ऐसा ही नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा, ऐसे ऐसे लेयर टाइप स्ट्रक्चर नीचे की तरफ भी होगा, इधर भी होगा। क्या इधर फॉस्फोरस होगा, इधर भी फॉस्फोरस होगा, इधर भी फॉस्फोरस होगा। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनता जाएगा, लेयर टाइप स्ट्रक्चर। हेक्सागन 1 2 3 4 5 6 साइड्स है ना, 1 2 3 हेक्सागन टाइप स्ट्रक्चर। अभी देखिए ये स्ट्रक्चर होगा, तो ऐसे नीचे भी होता जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है। अभी देखिए फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर बड़ा होगा, 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर बड़ा होगा, ठीक है ना। तो भाई ये क्या है, ये बिल्कुल ग्रेफाइट की तरह स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट भी 3 बॉन्ड बनाता था, ग्रेफाइट जैसे कार्बन का स्ट्रक्चर होता था ना, तो ग्रेफाइट भी 3 बॉन्ड बनाता था और एक उधर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता था। तो वो ग्रेफाइट का जैसे आपने देखा होगा, जो आपकी पेंसिल होती है, ठीक है ना, पेंसिल होती है, पेंसिल में ग्रेफाइट पड़ा होता है, ठीक है ना। तो अभी देखिए तभी वो ब्लैक कलर का और स्लिपरी टाइप होता है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा है ना, तो उसकी टाइप वो स्लिपरी नेचर का हो जाता है। उसका थोड़ा अलग सा कंसेप्ट है, वो जो आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल ग्रेफाइट की तरह स्ट्रक्चर होता है। और ग्रेफाइट का आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वो एक क्या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बस इसका ग्रेफाइट की तरह स्ट्रक्चर हो गया। तो भाई ये भी क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। और क्या हो गया, ये इनसॉल्यूबल है कहाँ पे, अभी देखिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो गया ना, तो ये इसमें CS2 में नहीं पिघलेगा, ठीक है ना। और इसका क्या लेयर टाइप स्ट्रक्चर है, किसकी तरह, ग्रेफाइट की तरह। ग्रेफाइट में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर था, उधर ऐसा ऐसा कुछ होता था, जैसे ये कार्बन होता था, ये कार्बन होता था, ये कार्बन होता था, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसे देखिए कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा होता था इधर, 1 2 3 बॉन्ड, देखिए इधर 1 2 3 बॉन्ड बना रहा होता था। तो फिर एक लेयर नीचे बनती थी, तो ऐसे ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, इधर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, बस इधर 3 बनाता था। तो ये वाला ऐसे लेयर टाइप स्ट्रक्चर था, तो ये वाली चीज़ थी उधर। तो और एक क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिकॉज ग्रेफाइट भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी चमक इसकी तरह है, ग्रेफाइट की तरह, बिकॉज ग्रेफाइट की भी चमक होती है। देखिए पेंसिल को देखना होता है, चमक है ना, तो बस ये वाली चीज़ है। तो बस, और ये क्या होता है, बर्न नहीं करता, बिकॉज इतना बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, तो अभी वही रिएक्टिविटी शो थोड़ी ना करेगा। छोटे छोटे जो होते हैं चुन्नू वो वाले रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है ना, जो बड़े हो गए, तो वो रिएक्टिविटी इतनी शो थोड़ी ना करेंगे। तो बस ये वाली चीज़ हो गई। होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी रिप्लाई करिए कि चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई तब भी बोलिए, अगर हो गई तब भी बोलिए, जल्दी बोलिए, रिप्लाई ज़रूरी करना है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। देन आपके ये वाले
ये वाले फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स आपके कंप्लीट हो गए। ये वाले आपके एलोट्रॉप्स आपके कंप्लीट हो गए, किसके? फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स आपके कंप्लीट हो गए। देन आपके अभी कौन से आने हैं? देन आपके आने हैं सल्फर के एलोट्रॉप्स। सल्फर के एलोट्रॉप्स पहले सॉरी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए रिवाइज हम कैसे करते हैं। रिवाइज देखिए आपका, देखिए फॉस्फोरस है कौन सा? वाइट है, रेड है और ब्लैक है। देखिए वाइट फॉस्फोरस में आपने क्या पढ़ा? उसका क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और इसका क्या? पहले प्रेपरेशन देख लें। प्रेपरेशन आपने कहाँ से करी थी? फॉस्फोराइट रॉक थी। फॉस्फोराइट रॉक थी ना, फॉस्फोराइट रॉक में आपने कोक डाली थी और सिलिका डाला था और एक क्या बना था? CaSiO3 और P4 और बन गया था और कार्बन मोनोऑक्साइड उधर से निकल गई थी। तो भाई फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। उसका देखिए पहले प्रॉपर्टीज़ में क्या देखा था भाई? ये क्या है? एक वाइट है, वैक्सी है, सॉलिड है, गार्लिक लाइक स्मेल है, उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखा था। और उसका क्या देखा था आपने? वो वाली डेंसिटी देखी थी। देन आपने क्या मैंने बोला था? पॉइजनस है, रिएक्टिविटी तगड़ी शो करता है, ठीक है ना? रिएक्टिविटी तगड़ी शो करता है, ठीक है ना? ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, रिएक्टिविटी तगड़ी शो करता है। और क्या करता है? ग्लो करता है वो, ठीक है ना? ग्लो करता है, रिएक्टिविटी तगड़ी शो करता है, ठीक है ना? तो ये वाली चीज़ थी। पॉइजनस था, रिएक्टिविटी शो करता था और इनसॉल्युबल कहाँ था? इनसॉल्युबल पानी में था और CS2 में क्या था? सॉल्युबल था। तो ये वाली चीज़ थी। अभी देखिए जो P4 है वो कैसे बनता है? P4 रेड फॉस्फोरस कैसे बनता है? तो इसका मैंने देखा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, जैसे P ऐसे स्ट्रक्चर था, ठीक है ना? टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर था। तो वही उसमें क्या थी? एक स्ट्रेन थी, बिकॉज एंगल उसका कितना 109 होना चाहिए था, बट था क्या? 60 है। तो इसलिए भाई उसकी रिएक्टिविटी तगड़ी है। अभी देखिए वाइट फॉस्फोरस कैसे बनता है, सॉरी रेड फॉस्फोरस कैसे बनता है। रेड फॉस्फोरस बनता है वाइट फॉस्फोरस से जब आप लोग क्या करते हो? हीट करते हो उसको। हीट करते हो जब किस में? आपने ऐसा एटमॉस्फेयर लेना है जहाँ पे क्या हो? ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हो, बिकॉज ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो भाई वो वाली चीज़ बन जाएगी, P4O10 बन जाएगी, जो कि ऊपर बनी थी, ठीक है ना? और इसका इग्निशन टेम्परेचर भी मैंने बताया था कि 30 डिग्री सेल्सियस है। इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अभी देखिए रेड फॉस्फोरस है, इधर क्या बनता है कि लेयर टाइप स्ट्रक्चर बनता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, लेयर टाइप स्ट्रक्चर बनता है। बीच से बॉन्ड टूट जाते हैं और साइड पे बॉन्ड लग जाते हैं, लेयर टाइप स्ट्रक्चर बनता है। तो लेयर टाइप जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हो गई वो आपने सारी याद कर लेनी, जो उसकी अपोजिट है। जैसे ये नॉन पॉइजनस है और डोरलेस है, ठीक है ना? और इसका क्या ग्रे टाइप स्ट्रक्चर है, आयरन की तरह, ठीक है ना? आयरन की तरह ग्रे स्ट्रक्चर है, नॉन पॉइजनस है और लेस रिएक्टिविटी है, बिकॉज इसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है? 260 तक है, ठीक है ना? तो ये वाली चीज़ हो गई। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। होप हुई चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई? भाई रिप्लाई करिए, हुई कि क्लियर नहीं हुई? और ये ग्लो भी नहीं करता है और फायर को भी कैच नहीं करता। तो ये वाली इसकी अपोजिट प्रॉपर्टीज। देन मैंने आपको ब्लैक फॉस्फोरस बताया था, अल्फा ब्लैक और एक बीटा ब्लैक। अल्फा में मैंने बताया था ये रेड से बनता है और बीटा कहाँ से बनता है? बीटा वाइट से बनता है। तो ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, कैसे कैसे आप टेम्परेचर देते हो। और एक रेड के लिए आप क्या करते हो? अल्फा के लिए क्या करते हो? इंसुलेटेड एटमॉस्फेयर लेते हो, इंसुलेटेड ट्यूब लेते हो। तो उसमें क्या करते हैं? एक ये क्या थी? इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ थी। वो क्या? इसका स्ट्रक्चर कैसा था? रोम्बोहाइड्रल था, या तो क्या था? रोम्बोहाइड्रल था, या तो मोनोक्लिनिक था। देन आप लोगों ने क्या बोला था कि ये एक नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ऑक्सीडेशन भी नहीं करता है। ईयर में ये ऑक्सीडेशन भी नहीं करेगा। और अगले वाले में आपने देखा कि बीटा में क्या है? ये ग्रेफाइट टाइप इसका स्ट्रक्चर है और ये क्या है? एक लेयर टाइप स्ट्रक्चर है। और ये क्या कहता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और ये क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को सारी की सारी क्लियर हो गई, ठीक है ना? देन अभी हम सल्फर के एलोट्रॉप्स करेंगे। सल्फर के एलोट्रॉप्स, सल्फर के एलोट्रॉप्स। अभी देखिए सल्फर के भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, बट जो मेन है ना वो हैं दो। एक है अल्फा सल्फर और एक है बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। इसको अल्फा सल्फर को आप दूसरा नाम देते हो रोम्बिक, RHOMBIC। ये बिकॉज इसका क्रिस्टल क्या होता है? इस तरह के रोम्बोहाइड्रल होता है, ठीक है ना? दैट्स वाई ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। जैसे उधर मैंने बताया था ना अल्फा फॉस्फोरस के केस में क्या रोम्बोहाइड्रल होता है या तो मोनोक्लिनिक होता है। ये वाली चीज़ भी इधर मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। और इसको क्या बोलते हो? रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। बीटा को क्या बोलते हो? बीटा सल्फर को मोनोक्लिनिक। सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स है, बट जो ज़रूरी है आपके सिलेबस में जो है वो क्या है? जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो है अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर होता है रोम्बिक सल्फर, इसको दूसरा नाम देते हैं आप रोम्बिक सल्फर। और बीटा सल्फर को आप दूसरा नाम देते हो क्या? मोनोक्लिनिक सल्फर। तो ये वाली चीज़ें इतनी क्लियर हो गई।
तो बस ये वाली चीज़ें अगर आप लोगों को क्लियर हो गई तो बस अभी हम करते हैं, इधर भी हमने वही करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ इतनी है, प्रॉपर्टीज़ करनी है और थोड़ा बहुत प्रेपरेशन करनी है। तो बस ये वाली चीज़ आपका स्ट्रक्चर देख लेना कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बस ये वाली इतनी सी चीज़ें आप लोगों ने इधर करनी है। तो देखिए सबसे पहले कहानी आती है अल्फा सल्फर की, और या इसको क्या बोलते हैं, और रोम्बिक सल्फर। इधर क्या कहानी होती है, रोम्बिक सल्फर में क्या कहानी है, रोम्बिक सल्फर का क्या चक्कर है कि भाई ये तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो सल्फर है ना वो येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है। और इसका मेल्टिंग सॉलिड है ना ये, तो मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा ही होगा, 385 केल्विन, 385 केल्विन तक इसका वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। और ये वाली एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये भी एक डेंसिटी की तरह होती है। जब आप रिलेटिव डेंसिटी लेते हो ना, रिलेटिव डेंसिटी जैसे एक चीज़ की डेंसिटी दूसरी चीज़ की डेंसिटी के साथ कंपेयर करोगे तो डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्रॉस हो जाना है, इसलिए स्पेसिफिक डेंसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी आप इसको समझ सकते हो। ये इसकी होती है 0.26, जिसके रिलेशन में आप वाटर के विद रिस्पेक्ट टू इसको कंपेयर करते हो, वाटर से इसकी कितनी डेंसिटी ज़्यादा है, 2.06। रिलेटिव डेंसिटी आप नीचे वाटर की लोगे और ऊपर लोगे इसकी डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। तो अभी देखिए ये वाली चीज़, ये तो फैक्ट थे। देन आप लोगों को जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि रोम्बिक सल्फर बनता कैसे है। रोम्बिक सल्फर इधर भाई ऐसे रिएक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, इधर सिंपल सी कहानी है। आप क्या लेते हो, एक सल्फर का रोल लेते हो, रोल मतलब देखिए कुछ ऐसा गोल सा होता है, ठीक है ना, सल्फर का, उसको क्या पाउडर्ड फॉर्म में लेते हो, ठीक है ना। ये सल्फर का रोल होता है और उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना। पाउडर फॉर्म में ऐसे तोड़ के कुछ करते होंगे पाउडर फॉर्म में उसको, ठीक है ना। और उसको किस में डाल देते हो, सॉल्यूबल या पानी में नहीं होता है, ठीक है ना, पानी में सॉल्यूबल नहीं होता है। इसको आप किस में डालते हो, जो चीज़ पानी में सॉल्यूबल नहीं होती है वो किस में सॉल्यूबल होती है, भाई नीचे रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में। जो चीज़ पानी में सॉल्यूबल नहीं होती वो किस में सॉल्यूबल होती है, बताइए। वो होती है CS2 में सॉल्यूबल। तो भाई आपने सल्फर के रोल को आपने डाल दिया CS2 में, और आप इसको क्या करने लगे, इसको रख दिया आपने, ठीक है ना, इसको रख दिया। और एक समय के बाद क्या हो गया, इवापोरेशन हो गई। जो इसका CS2 था ना, सॉरी ये वाली CS2 तो इवेपोरेट नहीं करेगा। आप क्या करते हो, पहले ये वाली चीज़ें आपने पिघला दी ना, देन क्या करते हो, कुछ जो आपका सल्फ़र है इधर, कुछ सल्फ़र है वो पिघलेगा नहीं, ठीक है ना, कुछ सल्फ़र है वो पिघलेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, आप छाननी लेते हो और इधर क्या लेते हो, इधर वो होता है बीकर हो गया, इधर छाननी होती है, ऊपर से इसको उड़ेलते हो जब, तो इधर से क्या हो जाता है, जो नहीं पिघला होता वो इधर आ जाता है और जो पिघल गया होता है वो नीचे आ जाता है। और उसके बाद क्या करते हो, आप इसको पानी में डाल देते हो, और पानी जब उड़ जाता है तो पीछे रह जाता है आपका यही वाला कौन सा, रोम्बिक सल्फर। भाई कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत इधर थ्योरी है, आपको याद रखना है, आपने बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। भाई ये कैसे बनता है, आप जब क्या कहते हो, ये मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, बट ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि ये बनता कैसे है। आप क्या सल्फर का रोल लेना है और उसको क्या किस में डाल देना है, CS2 में डालना है और इवेपोरेशन कर देनी है, तो आपका क्या बन जाएगा भाई, यही रोम्बिक सल्फर। बस इतनी सी कहानी याद रखनी है, मतलब ये CS2 और रोल सल्फर लेना है और इनको क्या इवेपोरेट करना है, तो आपका ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है ना। तो और ये क्या है, पानी में ये पिघलता नहीं है, पिघलता किसमें है, CS2 वगैरह में ये पिघल जाता है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है ना। देन बीटा सल्फर, इसको आप क्या बोलते हो, मोनोक्लिनिक सल्फर भी बोलते हो। बीटा सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, इसका मेल्टिंग पॉइंट उसका 385, इसका होता है 393। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.98। ये थोड़ी इसकी कम होती है डेंसिटी, मतलब वाटर के कंपैरिजन में इसकी इतनी ज़्यादा है डेंसिटी, ठीक है ना, 1.98। तो ये वाली चीज़, और देखिए ऊपर वाली जो चीज़ थी वो सॉल्यूबल थी किसमें, CS2 में, तो ये भी किसमें सॉल्यूबल है, CS2 में सॉल्यूबल है। तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए ये वाली चीज़ बनती कैसे, ये वाली चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, बनती कैसे, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो, रोम्बिक सल्फर लेते हो, रोम्बिक सल्फर को लेते हो एक किसी वो में बर्तन में, ठीक है ना, किसी कटोरी में लेते हो, ठीक है ना। कटोरी होती है, उसकी होती है वो होती है किसकी होती है भाई, एक डिश होती है, जैसे मतलब वो होता है ना, जैसे आपकी वो होती है यार सिरामिक्स वगैरह होती है। अभी आपको पता नहीं सिरामिक्स भी पता है नहीं पता, जैसे कुछ मिट्टी जैसा होता है, बट ऐसे कैसे होता है, वो होता है थोड़ा आपको प्लास्टिक जैसा दिखता है। मैं आपको दिखाऊंगा, इमेज दिखाऊंगा इसके, ठीक है ना, आपको उधर पता लगेगा। उसमें क्या लेते हो आप, उसमें चीज़ लेते हो रोम्बिक सल्फर को आप क्या करते हो, हीट करते जाते हो। भाई हीट है, ये सॉलिड है, हीट करते जाते हो, ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा ना। जब आप लोग हीट करते जाओगे सॉलिड को, वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो आपको पता है तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाएगा ना, तो ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो अभी देखिए इस डिश में आपका क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो आपने इसको क्या रख दिया,
कूल करने के लिए रख दिया, कूल करने के लिए रख दिया जब, ठीक है ना। कूल करने, देखिए पहले आपका सॉलिड था, आपने उसको क्या डाल दिया, डिश में डाल दिया, ठीक है ना। एक वो होती है एक कटोरी जैसी होगी, ठीक है ना, कटोरी जैसी रमिक्स की कटोरी होती है, ठीक है ना। तो उसमें डाला, तो आपने क्या करा, उसको हीट करने के लिए रखा, तो आपका जो सॉलिड था वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया। सॉलिड जब आपका मेल्ट हो गया देन क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सॉलिड जब आपका मेल्ट हो गया देन उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद वो लिक्विड बन गया। लिक्विड जब बन गया तो आपने क्या कर दिया, उसको कूल होने के लिए रख दिया। कूल होने के लिए रख दिया ना, तो ऊपर क्या बन जाता है, एक क्रस्ट बन जाता है। क्रस्ट, क्रस्ट मीन्स कुछ परत बन जाती है, ठीक है ना, परत बन जाती है, ठीक है ना। परत बन जाती है किसकी, सॉलिड की। सॉलिड की परत बन जाती है, तो ऊपर से आप क्या करते हो, इसको सुराख करते हो, सुराख करते हो। ऊपर से आप क्या करते हो, सुराख करते हो, और नीचे जो लिक्विड होता है उसको क्या करते हो, आप निकालने की कोशिश करते हो। नीचे से जो लिक्विड होता है उसको निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। नीचे से जो लिक्विड होता है उसको निकालने की कोशिश करते हो, और क्या करते हो, उसको उड़ेल देते हो, उसको निकाल देते हो, उसको निकाल देते हो। जो अंदर लिक्विड बच गया होता है ना, देखो बाकी तो सॉलिड बन गया, जब आप उसको कूल करने के लिए रख दोगे तो बाकी सारी चीज़ देखो, ऊपर क्रस्ट बन गया, बाकी सॉलिड बन गया। तो उसको जो नीचे जो लिक्विड रह गया होता है उसको क्या करते हो, आप उड़ेल देते हो, निकाल देते हो, ठीक है ना। देन उसके बाद इसको क्या करते हो, इसको नीडल के साथ ऐसे ऐसे करते हो, साइड साइड पे करते हो, तो आपका जो चीज़ बन जाती है उसको आप क्या बोलते हो, मोनोक्लिनिक सल्फर। बस ये वाली इसकी प्रेपरेशन है। क्या बोला मैंने बोला रोम्बिक सल्फर को जब आप लोग हीट करते जाते हो तो वो क्या चीज़ है, 385 डिग्री आएगा जब, तो उधर क्या वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। जब वो उस टाइम पे जब वो पिघल जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, वो लिक्विड बन गया। लिक्विड जब बन गया तो आपने जब उसको कूल करने के लिए रख दिया, तो एक समय के बाद वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड बन जाएगा और उधर ऊपर क्या बन जाएगा, क्रस्ट की लेयर बन जाएगी। क्रस्ट की जब लेयर बन गई तो अंदर कुछ ऐसा लिक्विड होगा जो कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको आपने क्या करना है, बाहर निकाल देना, उड़ेल देना, ठीक है ना। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देन उसके बाद आप लोगों ने नीडल के साथ उसको साइड साइड पे करना। जो बच गया होगा सॉलिड, तो बस जो आपका सॉलिड बच गया होगा वही क्या हो गया, नीडल, उसकी नीडल टाइप स्ट्रक्चर्स होगा, नीडल टाइप स्ट्रक्चर्स बनेंगे, नीडल टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, नीडल टाइप क्रिस्टल्स बनेंगे, ऐसे छोटे छोटे नीडल टाइप क्रिस्टल। उसको आप क्या बोलते हो, मोनोक्लिनिक सल्फर। होप ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई रिप्लाई करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिप्लाई करना। रिप्लाई नहीं करोगे देन काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। तो अभी बात आती है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। अभी देखिए, एक होता है अल्फ़ा सल्फ़र, एक होता है बीटा सल्फ़र, एक होता है अल्फ़ा सल्फ़र, एक होता है बीटा सल्फ़र। तो ये अगर मैंने 369 क्या रख दिया, 369 केल्विन मैंने रख दिया, और 369 केल्विन, अगर देखिए 369 केल्विन से अगर लो टेम्परेचर हो तो अल्फ़ा सल्फ़र आपका प्रेजेंट होता है, और अगर 369 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर प्रेजेंट हो तो आपका बीटा सल्फ़र प्रेजेंट होता है। तो बट जब आपका 369 होता है तब आपके दोनों प्रेजेंट होते हैं, अल्फ़ा सल्फ़र भी और बीटा सल्फ़र भी प्रेजेंट होता है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। 369 केल्विन को आप क्या बोलते हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन कौन सा टेम्परेचर, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन टेम्परेचर, TRANSITION, ठीक है ना। ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर बोलते हो आप, ट्रांजिशन टेम्परेचर। जिस ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज। अल्फ़ा सल्फ़र से बीटा सल्फ़र में चेंज आ गई, अल्फ़ा सल्फ़र से बीटा सल्फ़र में क्या हो गई, चेंज आ गई। अल्फ़ा सल्फ़र से जब बीटा सल्फ़र में चेंज आ गई, वो कौन से टेम्परेचर पे आई भाई, 369 केल्विन। 369 केल्विन पे आई तो उसको क्या बोलते हो आप, ट्रांजिशन टेम्परेचर। 369 केल्विन पे आई उसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो एक चीज़ बताइए, अगर 369 केल्विन से अगर कम टेम्परेचर होगा तो वो क्या होगा, अल्फ़ा सल्फ़र प्रेजेंट होगा। 369 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, आपका बीटा सल्फ़र प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई, रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई। क्लियर हुई तब भी बोलिए, अगर नहीं हुई तब भी बोलिए, रिप्लाई करिए जल्दी जल्दी भाई, ठीक है ना। अल्फ़ा सल्फ़र एंड बीटा सल्फ़र, इनका जो मॉलिक्यूलर यूनिट होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको आप जब कभी देख नहीं पाते, वो होती है प्रेजेंट होती है S8 की फॉर्म में, और S8 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और वो एक प्रेजेंट होती है क्राउन शेप में। क्राउन शेप कैसे होती है भाई, ताज, ताज, ताज होता है ना जो सर पे लगाया होता है, तो उसका क्राउन शेप वो ऐसी शेप होती है भाई। ये S8 यूनिट है ना, तो दिखानी है आपको, ये सल्फ़र, ये सल्फ़र, ये सल्फ़र, ये सल्फ़र। तो भाई ये देखिए ताज, ताज की तरह बन रहा है ना, बन रहा है ना ताज की तरह, S8 हो गया ना।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना सल्फर। तो दोनों की जो अल्फ़ा सल्फर और बीटा सल्फर है, इन दोनों की जो मॉलिक्यूलर यूनिट है वो इस शेप में प्रेजेंट होती है, किसमें, क्राउन शेप में, क्राउन शेप में प्रेजेंट होती है। क्राउन शेप मतलब ताज की तरह, उसका जो सर पे लगाते हैं ना, देखिए इधर से बंदा आएगा, ये ताज लगाएगा, ये बंदा होगा किंग होगा, ये ताज लगाया होगा उसने, ये वाला चीज़, ठीक है ना। आप इमेजिन कर लीजिए, तो ये वाला चीज़ आपकी हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक क्राउन टाइप स्ट्रक्चर होता है जो एसेट है, जो जब देखिए कोई बड़ी चीज़ है, बड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसकी कोई मॉलिक्यूलर यूनिट भी होगी ना, छोटी छोटी यूनिट, तो वो होती हैं, इन दोनों की होती हैं, वो होती हैं S8 की फॉर्म में, जिसको आप बोलते हो क्राउन शेप, क्राउन शेप ये बोलते हो, ठीक है ना। तो अभी देखिए आपने इसको रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर नाम क्यों दिया, इसका क्या सीन है, इसका ये सीन है कि जो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक नाम आपने इसलिए दिया बिकॉज जब आप लोग क्या करते हो ना, जब आपका अल्फा सल्फर जो प्रेजेंट होता है उसकी शेप होती है, उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो होता है रोम्बिक, ठीक है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी देखिए आपने बोलना है उसके मॉलिक्यूल की शेप और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी देखिए ये अलग अलग चीज़ें दोनों। अभी देखिए मॉलिक्यूल जो है माइक्रो लेवल की चीज़ है, वो आप लोग देख नहीं पाते हो, ठीक है ना, बट जो क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टल्स को आप देख पाते हो, ठीक है ना। जब आप क्रिस्टल्स को देखते हो, इसके क्रिस्टल्स को देखते, जैसे अब नमक है आपका, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना, तो ये वाले उनकी जो शेप होती है, तो ये वो वाले शेप्स होती है, ठीक है ना। तो उन क्रिस्टल्स की जो शेप होती है वो क्या होती है, जैसे नमक हो गया, उसका ऐसे कोई और है, ठीक है ना, उसका मॉलिक्यूलर यूनिट कुछ और होगा, ठीक है ना, बट उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, उसकी शेप कुछ होती है। तो बस ऐसे ही इसकी दोनों की मॉलिक्यूलर यूनिट सेम है, S8 है, बट उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे है, देखिए जो आपका अल्फा सल्फर होगा उसका क्या होगा, रोम्बिक क्रिस्टल होगा, और जो दूसरा होगा उसका क्या होगा, मोनोक्लिनिक। मैंने पहले बोल दिया कि इसकी भाई देखना कि ये क्रिस्टल्स कैसे होते हैं। रोम्बिक पता कैसे होता है, ऊपर एक ये बना होता है, स्केयर टाइप बना होता है, ठीक है ना, और एक इधर भी स्केयर टाइप बना होता है, ठीक है ना, ये वाला, और नीचे भी एक क्या स्केयर टाइप बना होता है। तो ऐसा कुछ ये होता है, ठीक है ना, क्रिस्टल होता है। मैं इधर अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाया, आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। देन ये वाली चीज़, ये होता है मोनोक्लिनिक शेप, ये होती है मोनोक्लिनिक शेप, ये होता है किसकी शेप, मोनोक्लिनिक शेप, ये होती है बीटा सल्फर की शेप, और ये होती है अल्फा सल्फर की शेप। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है रोम्बिक, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है मोनोक्लिनिक। तो बस इसी में चेंज है, इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बाकी इनका जो मॉलिक्यूलर यूनिट है वो क्या सेम ही है, वो क्या S8 है। तो ये वाली चीज़ वो क्लियर हो गई, ठीक है ना। देन आपका और भी उसके एलोट्रॉप्स हैं, और भी इसकी अलग अलग सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं, उनका जैसे हो गया वो कौन कौन सी यूनिट्स उसमें प्रेजेंट होती है, S6 से लेके S20 तक। एक ऐसी ही यूनिट है S6 जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट करती है, कुर्सी की फॉर्म में। कुर्सी कैसे होती है, ऐसे होती है ना कुर्सी, ये इधर आप बैठे होते हो, ये वाली कुर्सी होती है। तो बस एक जो और भी सल्फर की फॉर्म्स में, जिसमें सल्फर के यूनिट्स कौन से होते हैं, S8 से लेकर S20 तक, बट एक मैं उसकी ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपकी बुक में दी हुई है, वो होती है चेयर फॉर्म। तो ये देखिए, देखिए चेयर फॉर्म बन गई ना, देखिए चेयर, इधर बंदा बैठेगा, ये चेयर फॉर्म। तो ये वाली एक चीज़ है, ठीक है ना। S6 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में, ठीक है ना, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इधर बंदा बैठ जाता है, इधर बंदा जब बैठ जाएगा तो क्या हो गया, ये उसकी चेयर फॉर्म है। जो S6 की मैंने बता दी, और भी होंगी उसकी अलग अलग शेप्स होंगी, वो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना, उसके मॉलिक्यूलर आपने वो ये चीज़ें देख ली उसके, ठीक है ना। देन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जब आप टेम्परेचर क्या करते हो, सल्फर का बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हो, ठीक है ना, कोई 1000 केल्विन तक पहुंच जाते हो, तब क्या हो जाता है, जो आपकी मॉलिक्यूलर यूनिट होती है ना, वो होती है S2, लाइक किसकी तरह, लाइक O2। देखिए इसी में ना ऑक्सीजन, सल्फर, सिलूनियम, टेलोरियम। अभी देखिए जब आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो आपको पता है वो खुद किस में, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे खुद इमेजिन करिए कि वो किस स्टेट में प्रेजेंट। जब आप लोग किसी चीज़ को हीट करो, सल्फर सॉलिड है, पहले लिक्विड बना, देन आप 1000 से ऊपर चले गए, 1000 केल्विन से ऊपर चले गए, तो आपका क्या हो गया, वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी देखिए इमेजिन करिए, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, सल्फर भी क्या है, गैस है, ठीक है ना, सल्फर भी गैस है, और इधर क्या हो गया, ये वाली चीज़ सल्फर भी गैस है, तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, ऑक्सीजन क्या था, एक पैरामैग्नेटिक था। पैरामैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक बिहेवियर वो शो करता है। जब आप उसके मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, क्यों, बिकॉज उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे, किसमें, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है। अभी देखिए खुद बताइए, जो अभी देखिए जब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है सल्फर, तो वो ऑक्सीजन की तरह बिहेव करेगा ना, बिकॉज ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो ये वाली चीज़ उस तरह से बिहेव करेगा, तो ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक, तो सल्फर भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये वाली चीज़ आप लोगों की, अभी देखिए वो पैरामैग्नेटिक होगा S2,
S2 अगर पैरामैग्नेटिक होगा, S2 अगर ऑक्सीजन की तरह पैरामैग्नेटिक होगा, देन आप लोगों को चीज़ क्या याद करनी है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने उधर करा है कि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग जो होता था उधर होता था, ये आपका होमवर्क है। देखते हैं कौन करता है सिंसियरली होमवर्क इसका, कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम मेरे को ये वाली बता के बताएगा ऑक्सीजन की और देन सल्फर की। देखते हैं कौन सिंसियरली काम करता है। ये वाला आपका होमवर्क है, मेरे को ऑर्बिटल डायग्राम और बताना है ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, ठीक है ना। तो ये वाला आपका होमवर्क है। देन मैं आपको अभी नोट्स से दिखाता हूँ, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। देखिए ये नोट्स में वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी पढ़ाया। देखिए ये उसकी वो दिया हुआ है, स्टेबल फॉस्फेट्स एनिमल्स बोन्स में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की फॉस्फोराइट, क्लोरोएपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट, ये मैंने बता दी मिनरल्स उसके, ठीक है ना। देन आप लोगों को मैंने बता दी कि भाई उसकी कौन कौन सी फॉर्म होती है, वाइट, रेड और ब्लैक, ये वाली चीज़ मैंने बता दी, ठीक है ना। देन आप लोगों को ये देखिए कि ये उसकी प्रेपरेशन, ये प्रेपरेशन कैल्शियम फॉस्फोराइट, कोक और सिलिका और CaSiO3 कार्बन मोनोऑक्साइड और V4 आपका बन गया। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ वाई वाइट वैक्सी लिक्विड, गार्लिक लाइक स्मेल, डेंसिटी उसकी ये पॉइजनस, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन CS2। तो ये वाली चीज़ रात को क्या करता है, ग्लो करता है, और उसी को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेसेंस। और क्या हो गया, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। येलो फॉस्फोरस नहीं बोलते, अगर आप इसको ऐसे ही रख दोगे तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली रिएक्शन मैंने आपको बता दी, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बन रहा था, तो ये वाली चीज़ भी आपको बता दी मैंने। देन अभी क्या हो गया, ये वाली चीज़ मैंने बता दी, उसका इग्निशन टेम्परेचर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देता है तो आपके वाइट फ्यूम्स निकलने लग पड़ते हैं। तो ये वाले उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना है, वो क्या है लेस, वो क्या है स्टेबल इतना नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला मैंने उसके ये वाली बता दी मैंने, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की प्रेजेंट में होता है, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर हो गया ये वाला स्ट्रक्चर उसका, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन भी मैंने आप लोगों को बता दी, क्लोरीन के साथ और मेटल्स के साथ ये वाली रिएक्शन भी बता दी। देन आप लोगों का ये वाला उसकी प्रेपरेशन, वाइट फॉस्फोरस को जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड और कोल गैस में हीट करते हो तो ये वाली चीज़ भी बता दी मैंने, ठीक है ना। देन आप लोगों का ये वाली चीज़, वाइट फॉस्फोरस आयोडीन के क्रिस्टल्स में आप वो करोगे, ये प्रेपरेशन सारी बता दी मैंने, ठीक है ना। ये उसकी अपोजिट प्रॉपर्टीज़ ये देख लेना, पूरी चीज़ें पता लग जाएंगी, अपोजिट है उसकी जैसी वो वाली चीज़ मैंने बताई। ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, लीनियर टाइप स्ट्रक्चर, जब आप इधर से बॉन्ड टूट जाता है, बीच से बॉन्ड टूटता है तो साइड पे बॉन्ड लग जाता है, तो ये वाली चीज़। देन आप लोगों का ब्लैक फॉस्फोरस अल्फा होता है और बीटा होता है, रेड को हीट करोगे तो ये वाला ब्लैक बन जाएगा, ठीक है ना। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीडेशन, ये वाली चीज़। ब्लैक फॉस्फोरस जब आप वाइट को हीट करोगे तो ये वाला ब्लैक बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज़ उसका बर्न नहीं करता है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नहीं करता है एयर में। देन ये कंडक्टर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज उसका ग्रेफाइट की तरह स्ट्रक्चर है, तो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। सल्फर के एलोट्रोप्स, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ये वाली चीज़ इसके बारे में मैंने बता दिया, ये लिखा हुआ है, उसकी ग्रेविटी वगैरह उसकी प्रेपरेशन ये वाली दी हुई है, तो ये वाली चीज़, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी दी हुई है, सॉल्युबल कहाँ पे, CS2 में, ये भी सॉल्युबल कहाँ पे, CS2 में, ये वाली चीज़, ये उसकी प्रेपरेशन होगी, ठीक है ना। तो ये वाले ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में बताया, 369 ट्रांजिशन टेम्परेचर है, अल्फा फॉर्म अगर कम टेम्परेचर हो 369 से तो कौन सी, रोम्बिक सल्फर, अगर ज़्यादा हो तो कौन सा, वो वाला सल्फर। तो ये वाला उसका क्राउन स्ट्रक्चर है, ये वाला उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल, और ये वाला वही नीडल शेप या रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक उधर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। तो ये वाली चीज़ मैंने बता दी आपको कि ये उसका एसिड मॉलिक्यूलर यूनिट है, ठीक है ना। देन ये वाली चीज़ चेयर शेप, जब आपकी S6 होगा तो आपका चेयर फॉर्म अडॉप्ट कर लेगा। देन आपका एलिवेटेड टेम्परेचर तो S2 लाइक O2 हो जाएगा, तो उसका वो भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई, ठीक है ना। होप ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। और ये वाला मैंने आपको होमवर्क भी दिया, और देखते हैं होमवर्क कौन करता है सिंसियरली। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से मेरे को कौन बताता है कि ऑक्सीजन की क्या शेप है, ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक क्यों है, ठीक है ना। तो ये वाला आपका होमवर्क है। थैंक यू।